साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में एक अपनी जीव विज्ञान सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम जैव विकास, ठीक है, हम उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इनको हम चाहें तो हम 10 से 15 घंटे का वीडियो बना सकते हैं जैव विकास पे, परंतु हमारा लक्ष्य यहाँ पे कम से कम मेहनत करते हुए कम से कम समय में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को पास करना है। यही एक रीजन है कि हम यहाँ पे टू द पॉइंट उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम उन्हीं पॉइंट्स को टच भी करते जाएंगे। ठीक है, आइए इसमें और आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम जैव विकास की बात करते हैं तो माना जाता है कि सबसे पहले इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे अर्थ में जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो पानी में आया था। ठीक है, वो पानी में आया था और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते होते आज हम टॉप पे ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में आज हम पाए जाते हैं। तो ये कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो सिस्टमैटिक या धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है स्टेप वाइज, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही हमारा जैव विकास है या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। ठीक है, देखिए निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा विकसित एवं जटिल ऑर्गेनिज्म के बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम जैव विकास कहते हैं। मतलब पहले बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म बना होगा, उसमें डेवलपमेंट होते होते आज जो टॉप पे ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो धीमे धीमे लाखों करोड़ों साल में जो डेवलपमेंट होते होते आज हम यहाँ पहुंचे हैं एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में। या हो सकता है कि हमारे आने वाले 1000 या 2000 साल बाद इससे भी डेवलप इंसान मिल जाए या और ऑर्गेनिज्म मिल जाए, तो हमारा एक तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। आइए अब माना जाता है कि जो अर्थ है इसकी जो उत्पत्ति है या अर्थ जो है वो अबाउट 4.6 ईयर पहले अर्थ बनी होगी और धीरे धीरे इसी पे डेवलप होते होते फिर आपकी लाइफ की ओरिजिन हुई है। ठीक है, चलिए रूस के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है AI ओपैरिन। उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को बोलते हैं पदार्थवाद। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है पदार्थवाद की थ्योरी किसने दी थी, तो आप बोलेंगे AI ओपैरिन साहब ने दी थी। इसको हम मेटलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको एक बुक में पब्लिश कराया। उस बुक का नाम था जीवन की उत्पत्ति, इंग्लिश से बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक चार्ल्स डार्विन है, उनकी बुक का जो नाम है वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, वेयर एज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसको आपके साइंटिस्ट AI ओपैरिन साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है, और ओपैरिन साहब ने ये बताया था कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले, ठीक है, आज से करीब 4 अरब साल पहले या 4 अरब वर्ष पहले आपका आदि सागर जो आपका सी है उसमें वाटर, सी में ऑब्वियस बात है वाटर ही होगा, वाटर के अंदर आपके न्यूक्लियो प्रोटीन टाइप के जो पार्टिकल्स थे उनमें ही सबसे पहले लाइफ आई। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है दीज लाइक जस्ट लाइक द वायरस, ये वायरस टाइप के पार्टिकल्स थे जिनमें सबसे पहले आपका लाइफ बना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले लाइफ की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, तो आप बोलेंगे आदि सागर के जल में या जल में मानी जाती है। और जो पार्टिकल्स थे वो न्यूक्लियो प्रोटीन टाइप के पार्टिकल्स थे जस्ट लाइक द वायरस। ठीक है, इतना ही आपको जानना है। ठीक, और आगे चलते हैं। अब माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव है उसको बोलते हैं हम नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, when someone asks you which is the first organism on this earth, then you can say that is the blue green algae। कि जो अर्थ जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे या जो क्रमिक विकास हुआ है इस पे बहुत से साइंटिस्ट ने वर्क किया है, जिसमें आपका लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिवरीज, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट ने अपने बहुत ही सॉलिड एविडेंस दिए अपनी अपनी थियरीज या हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए। पहले हम उस थियरीज को पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी पहले हम उन प्रूफ को पढ़ेंगे और फिर बाद में इनकी थियरीज को हम पढ़ेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इनकी जो थ्योरी थी उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में या बहुत से प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका समजात अंग जिसको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, समरूप अंग जिनको एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, अवशेषी अंग जिनको हम वेस्टल ऑर्गन्स कहते हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम जीवाश्म जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे हम शुरू दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे धीमे धीमे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। चलिए पहले हम बात करते हैं हम समजात अंग की जिसको कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, सम मतलब होता है समान और इसी तरह होमो का मतलब होता है समान। ठीक है, देखिए द ऑर्गन्स विच हैव
सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऐसे ऑर्गन्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, बट बाहर से वो अलग अलग दिखते हैं, बट सीन डिफरेंट टू डिफरेंट फंक्शंस, पर और उनके दिखते भी अलग है और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, उनको कहेंगे हमारे वो क्या है, समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स का हैंड है, हमारा जो हाथ है, बिल्ली का जो पंजा है मतलब पैर है उसका, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, या कह सकते हैं कि घोड़ों के जो आगे के पैर हैं, फीदर्स ऑफ बर्ड, जो चमगादड़ के पैर या पंख हैं, और फ्लीपर्स ऑफ वेल, जो वेल मछली है उसके भी जो पंख होते हैं, पंख नहीं कैसे फिन्स बोलते हैं, इन सबका फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सबका फंक्शंस डिफरेंट है, बट जब इनके आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे या आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, भ्रूणी विकास की बात करेंगे, तो आप सब में समानता देखेंगे। मींस ऐसे ऑर्गन्स जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों ही सेम हो, पर उनका फंक्शंस और अपीयरेंस देखने में भी दोनों ही डिफरेंट हो, उनको कहेंगे हमारा वो समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन है। आइए इसको और आगे समझते हैं। जैसे देखिए ये बिल्ली बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए, ठीक है। अब आप इस बिल्ली को देख रहे हैं, इसके जो पैर हैं, पैर हाथ, जो भी हाथ समझ जाए, हाथ है या पैर ही समझ जाइए। अब इसके अलग है, इससे दौड़ भी सकती है, आपको पंजा ही मार सकती है, किसी को नोच सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारे जो हाथ है इससे हम खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं और इतने काम कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ भी शायद इसी से रहेंगे, देख भी इसी से रहेंगे। घोड़े वाले जो फोर लिम्स है, घोड़े के जो आगे के पैर हैं, ये सिर्फ केवल दौड़ सकता है या आपको मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, हमारी तरह खाना नहीं खा सकता है इससे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम है, बट सबका फंक्शंस क्या है, अलग अलग है, तो इनको कहेंगे हमारे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समरूप अंग, या जिसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ये होमोलोगस ऑर्गन का बिल्कुल ही ठीक अपोजिट है। मींस ऑर्गन्स विच लुक सिमिलर इन देयर फंक्शंस, ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शंस तो सेम हो, बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन्स जिनका बाहर, जिनका फंक्शंस तो सेम हो, पर उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास और उनकी जो आंतरिक संरचना हो वो अगर अलग अलग है या डिफरेंट है, तो उनको कहेंगे हमारे वो एनालॉगस ऑर्गन या समरूप अंग है। जैसे बटरफ्लाई विंग्स की जो बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं, तितलियों के जो पंख होते हैं उड़ने काम आते हैं, चमगादड़ का पंख है वो भी उड़ने काम आता है, चिड़ियाओं के जो पंख है वो भी उड़ने काम आता है। ऑल लुक सिमिलर, सबका फंक्शन सेम है, बट जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे सारे के सारे अलग हैं। देखिए चिड़िया तैयार है खाने के लिए, ठीक है, इसको बुलाएंगे बाद में। चलिए अब आप देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिस देखिए चिड़िया जो है, आपने इन्हीं पंख जो इसके साइड में छिपा रखे इसने, इन्हीं पंख की हेल्प से क्या करेगी, उड़ जाएगी। ये जो तितली है ये भी उड़ जाएगी, बट इसके पंख में आपको कुछ हल्का हल्के बोनी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, बट इनके पंख में आपको कुछ नहीं मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई दोनों का फंक्शन तो सेम है, बट इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। सो दीज आर द एनालॉगस ऑर्गन्स या समरूप अंग। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवशेषी अंग, या जिसको बोलते हैं वेजिस्टियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में, या कह सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, बट उस समय वो फंक्शन लेस होते हैं। हो सकता है कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले फंक्शन करते हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलेंगे हम अवशेषी अंग। जैसे दोज ऑर्गन्स विच आर फंक्शनलेस, इन एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गन्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में फंक्शनलेस हो, बट वर फंक्शनेबल इन देयर एंसेस्टर्स, पर उनके जो पूर्वज थे, जो हजारों साल लाखों साल पहले होगा, उनमें वो काम करते थे, तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलेंगे हम अवशेषी अंग। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में करीब 100 से ज्यादा वेस्टल ऑर्गन है, मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट दे हैव नो फंक्शंस, परंतु उनका कोई फंक्शंस आज नहीं है। जैसे एक अपेंडिक्स है, जो आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये मेनली उन ऑर्गेनिज्म मिलता है जो टोटली हर्बीवोरस हो, टोटली पेड़ पौधों को खाएं। हम टोटली पेड़ पौधों को तो खाते नहीं है, बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है क्योंकि स्टार्च वगैरह को पचाने में काम आता है। सो ये अपेंडिक्स हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टल ऑर्गन हो जाएगा। हेयर्स ऑफ स्किन, हमारे स्किन पे बहुत सारे रोए होते हैं, बाल होते हैं, जिसको हम नोचते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शंस नहीं है, क्योंकि ये रोए हमारी बॉडी पे या बंदरों पे तब मिलते थे, या हाथी
या जो भी कह सकते हैं कि आपका गाय भैंस बकरी, इन सब में इसलिए मिलते थे क्योंकि इसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है, पर अब आप देख रहे हैं कि हम एसी में रहते हैं या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी नहीं लगती, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, कपड़े पहन के मेंटेन कर लेते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा फंक्शंस तो नहीं है, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ईयर पिन्ना, अब जो कान का ईयर पिन्ना होता है, कान होता है बाहरी स्ट्रक्चर, इसको अगर हम काट दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल सजावट के लिए है। ठीक है, तो हमारे सुनने में से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो इट्स आल्सो वेस्टल ऑर्गन। ऐसे बहुत से वेस्टल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट दे हैव नो फंक्शन इन आवर बॉडी। तो जो कि हमें ये शो करते हैं कि हम कभी, जैसे वर्मी ये शो कर रहा है कि हम कभी ना कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं जो हर्बीवोरस थे, गाय भैंस बकरी इस टाइप के थे। और स्किन ये शो कर रहा है कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से बने हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन हेयर्स का या रोओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बंदर हो गया, फिर बंदर कपड़ा तो पहनता नहीं है, बंदर हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। ठीक है, ईयर पिन्ना, आपको पता है कानों का काम क्या है? जैसे आप गाय भैंस के कान देखेंगे तो उस कानों की हेल्प से वो मच्छर मक्खी भगाते हैं। आप सोचिए क्या आप अपने कान को हिला सकते हैं? नहीं, हिला के देखिए, नहीं हिला पाएंगे। तो क्योंकि हम मच्छर मक्खी को हटाने के लिए हमारे पास हाथ है, पैर है, इसकी हेल्प से हम हटा लेंगे। सो दीज आर यूजलेस नाउअडेज, ये हमारे लिए तो यूजलेस है। सो दैट्स व्हाई दीज आर द वेस्टल ऑर्गन। ये भी क्या है, एक तरह से वेस्टल ऑर्गन है। जैसे देखिए, ये बाल कटवा लीजिए, कोई फंक्शन नहीं है। अब ऐसा थोड़ा ना कि गंजा कर दे तो कोई इनकी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द वेस्टल ऑर्गन। ये चाचा का अगर कान काट दिया जाए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, तो भी चाचा उसी तरह आराम से सुन लेंगे। सो इट्स अ वेस्टल ऑर्गन। ठीक है, आइए अब आइए बात करते हैं हम फॉसिल्स की, क्योंकि फॉसिल्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के बरीड या डिकेइंग पार्टिकल्स हैं जो कि हमें मिलते हैं, और फिर हम उनकी कार्बन डेटिंग से अलग अलग मेथड से उनकी एज निकालते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि हमारे एंसेस्टर्स या ये किस ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन है या जो भी है, और फिर उसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि हमारा इतने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म आया होगा। ठीक है, तो फॉसिल्स है। जैसे मान लीजिए अभी हमें शुतुरमुर्ग के बहुत जगह में शुतुरमुर्ग तो मिलता है, उसके मिल जाते हैं, फिर डायनासोर के मिल जाते हैं, वो फॉसिल्स ही हैं। उनके स्ट्रक्चर को हम निकाल के, उनके स्ट्रक्चर को जो मिलता जाता है, फिर हम ड्राइंग बनाते हैं उसकी, फिर उस पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, दीज आर द फॉसिल्स। ठीक है, आइए एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अब इसका इमेज मुझे मिला तो पैड था, मैं लगा नहीं पाया। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो बॉडी है उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें चोंच भी होती है, उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एब्स मतलब पक्षियों की तरह है, और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके रेप्टाइल्स मतलब सरीसृपों की तरह है। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स को हम सरीसृप बोलते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स था, इसमें इसकी जो चोंच थी उसमें दांत थे, दांत वो भी किस तरह, जिस तरह मगरमच्छ के दांत हो इसके। ठीक है, इसकी जो पूंछ थी, इसकी पूंछ किसकी तरह, मगरमच्छ की तरह, मतलब रेप्टाइल्स की तरह थी। मतलब इसके दो ऑर्गन तो ये शो कर रहे हैं कि ये रेप्टाइल है, पर इसके हल्के हल्के पंख हैं। ठीक है, इसके हल्के हल्के पंख हैं, इसकी चोंच है, इसका मतलब क्या, ये पक्षियों के गुण हो गए ना। इसके पैर छोटे छोटे हैं, जो ये गुण शो कर रहे हैं कि रेप्टाइल है, ये उड़ नहीं सकता, ये शो करेगा रेप्टाइल है। तो आप ये देखेंगे कि ये दो, ठीक है, ये दो के गुण शो कर रहा है, ये पक्षियों के भी गुण शो कर रहा है, और इसके साथ साथ ये आपके रेप्टाइल्स या सरीसृपों के भी गुण शो कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे इट्स अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड द रेप्टाइल्स, कि ये एप्स पक्षियों और रेप्टाइल्स सरीसृपों के बीच में ये कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब पूछा जाता है कि किस टाइम में बर्ड मिलता था, तो जुरासिक टाइम में, जुरासिक इरा में, जुरासिक काल में ये पक्षी मिलता था। और इसमें कुछ जो फीचर्स थे वो आपके बर्ड की तरह थे, और कुछ जो फीचर्स थे वो रेप्टाइल्स की तरह थे, सरीसृपों की तरह थे। इसलिए इसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड द रेप्टाइल्स या सरीसृपों और पक्षियों के बीच में हम कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको आप बिल्कुल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, इसको थोड़ा देख लें। युग्लिना, युग्लिना पूछा जाता है कि युग्लिना किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है, तो आप बोलेंगे दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट पौधे और वनस्पति के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, तो आप बोलेंगे युग्लिना है। नेक्स्ट हमारा है नियोपालिना, कि जो नियोपालिना है वो किसके किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है, तो बोलेंगे एनलिडा फाइलम और आपका मोलास्का। ये एनलिडा और मोलास्का दोनों के बीच में ही आपका कनेक्टिव लिंक है या संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट हमारा है डायनासोर, कि जो डायनासोर है वो
क्या है, तो आप बोलेंगे वो सरीसृप है, रेप्टाइल है, ठीक है, क्या है, रेप्टाइल या सरीसृप है। और किस टाइम में मिलता था वो, तो आप बोलेंगे वो मिलता हमारे किसमें था, मीसोजोइक इरा में। किसमें मिलता था, मीसोजोइक इरा में, इसको याद रखेंगे आप। फिर एक ऑर्गेनिज्म था हमारा मैमोथ। पूछा गया कि मैमोथ जो है वो किसका एंसेस्टर या किसका पूर्वज था, तो याद रखिएगा मैमोथ जो था वो हाथी का पूर्वज था। ये भी बिल्कुल हाथी की तरह ही था, बट उसमें सूंड बहुत लंबी होती थी, उसके सींग भी थे बहुत लंबे लंबे। इसकी हड्डियां या बोन्स वगैरह मिली हैं, फॉसिल्स मिले, जिसकी बेसिस पे इसका फिगर या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। तो याद रखिएगा जो मैमोथ था, दिस वाज द एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, वो हाथियों का एंसेस्टर्स था। नेक्स्ट पूछा था प्रोटोथीरिया क्या है, तो एक सब क्लास है जो लोअर डेवलप्ड आपके मैमल्स हैं। मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सो वी आर द मैमल्स। पर देखिए हमारे में जो मेल है वो दूध नहीं पिला सकता है, केवल जो फीमेल है वही दूध पिला सकती है। मेल में भी आपके मैमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं होते हैं। जबकि फीमेल में क्या होता है, वो एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर द मैमेलियन, कि जो ह्यूमन बींग्स में मैमेलियन है। इस तरह गाय भैंस बकरी जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो क्या होगा, हमारा मैमेलियन होगा। यहाँ तक कि बैट बोले चमगादड़, चमगादड़ भले बच्चों को दूध नहीं पिलाता पर वो भी क्या एक है, मैमेलियन है। फिर क्वेश्चन पूछता है डॉल्फिन, जिसको हमारा जो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक नेशनल एनिमल है गंगा डॉल्फिन, वो भी क्या है, उसमें भी वो भी आपका एक मैमेलियन है। वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, ठीक है, बट दिस इज केप्ट इन अ मैमेलियन फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी थ्योरी लेमार्किज्म के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लेमार्कवाद। जो लेमार्कवाद है, इसको एक साइंटिस्ट थे आपके लेमार्क, उन्होंने दिया था। और उनकी बुक्स का नाम पूछा था, उनकी बुक का नाम क्या था, उनकी बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है, फिलोसफिक जूलॉजिक। और इन्होंने ही सबसे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बताना स्टार्ट किया था कि क्या ये है, ठीक है। इनकी थ्योरी को पॉपुलरली हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी थोड़ी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, शायद ऐसे कुछ है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो सॉरी, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति या द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इनकी जो थ्योरी थी ये बेस्ड इस पे थी कि जिन ऑर्गन्स का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे उनमें डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और फिर वही उनकी आने वाली या उनकी जो नेक्स्ट स्पीसीज है उसमें जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन ऑर्गन्स का हम डिसयूज या हम कम यूज करेंगे उनमें डेवलपमेंट कम होगा। उन्होंने एग्जाम्पल लिया था जिराफ के लिए। उन्होंने ये बोला था जो जिराफ था ये पहले ऐसे एरिया में मिलता था जहां पे, मतलब जिराफ के एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज ऐसे एरिया मिलते थे जहां पे जो प्लांट थे वो बहुत नीचे नीचे थे। वहां पे प्लांट क्या थे, बहुत ही नीचे नीचे थे। और जो जिराफ था ये बकरी की तरह का ऑर्गेनिज्म था। और आपको पता है बकरी जिस तरह, तो बकरी आराम से छोटे छोटे पौधों और कह सकते हैं कि पत्तियों को, घास को खाती रहती है, तो ये भी इस तरह खाता था। बट धीमे धीमे उस एरिया के जो घास थी वो खत्म होने लगे, तो बड़े बड़े पेड़ बच गए। तो उन पेड़ों को खाने के लिए उस जिराफ को या जिराफ के जो पूर्वज थे उनको अपने अगले पैरों पर कूदना पड़ा। उनके जो आगे के पैर थे उस पर कूदना पड़ा, जिसके चलते धीमे धीमे उनके आगे के पैरों का डेवलपमेंट हुआ। और चूंकि उन्होंने पैरों, पीछे के पैरों का यूज कम किया, इसलिए पीछे के पैरों का यूज का डेवलपमेंट कम हुआ। तो उन्होंने यही बोला कि चूंकि जिराफ ने अपने आगे के पैरों का यूज ज्यादा किया है, इसलिए जिराफ के आगे के पैर डेवलप हो गए और फिर आगे वाले उसकी पीढ़ियों में चलने लगे। और पीछे के पैरों का उसने यूज कम किया है, इसीलिए उसके पीछे के पैर पूरे डेवलप नहीं थे। इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि आपने बकरी को भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है हमारा, जो बकरी होती है वो जैसे नीचे अगर कुछ नहीं मिला तो अपने आगे वाले पैरों पर कूदती है इन पत्तियों को खाने के लिए। सेम ये इसी का एग्जांपल आपके लेमार्क साहब ने दिया था कि जिराफ भी, उसके जो एंसेस्टर्स होंगे वो धीरे धीरे अपने आगे के पैरों पर कूदे होंगे, क्योंकि वहां पे पत्तियां या उनके भोजन कम होता गया होगा, इसलिए उनके आगे के पैरों का डेवलपमेंट ज्यादा हो गया। नेक्स्ट हमारे उन्होंने एग्जांपल लिया था स्नेक का। स्नेक को बुलाया जाता है, आपको पता है जो स्नेक होता है वो बिल में नहीं रहता, बिल में रहता है पर वो बिल बनाता नहीं है, या होल जो होता है वो चूहों के होल में कब्जा कर लेता है, चूहों को खा जाता है, चूहों के होल में कब्जा कर लेता है। तो माना जाता है कि इसके जो एंसेस्टर्स थे उनमें आपके पैर मिलते थे। जैसे इसी फैमिली का है एक एनिमल होता है जिसको बोलते हैं हम, नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, हाँ हिंदी में बोलते हैं सहस्त्रपादा, सहस्त्रपादा, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपैड, सेंट्रीपैड, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे 100 से ज्यादा पैर होते हैं। तो माना जाता है इसी तरह सांपों में भी, मतलब लेमार्क साहब ने ये माना किसी तरह सांपों में भी 100 से ज्यादा या हजारों पैर होते थे। पर जब उन्हें होल में जाना स्टार्ट किया तो धीमे धीमे उनके पैर टूटने टूटने लगे। और क्यों टूटने लगे, जिसके क्योंकि उनके पैरों का फंक्शन कम से कम हो गया था,
यही एक रीजन है कि लाखों साल ऐसा हुआ होते होते एक ऐसा टाइम आया होगा कि धीरे धीरे सांप के पूरे पैर ही गायब हो गए। ठीक है, सांप के पूरे पैर ही गायब हो गए और सांप फिर बिना पैर के ही अपना काम करने लगा। तो उन्होंने इसको क्या बोला, क्योंकि उन्होंने पैरों के कम उपयोग किया इसलिए पैर इनके गायब हो गए। जिराफ ने क्या किया, पैरों का उपयोग बहुत ज्यादा किया इसलिए पैर का इसके पैर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा है डार्विनिज्म, या इसको बोलते हैं हम डार्विनवाद। ठीक है, इसके बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, डार्विन साहब ने इसको दिया था। इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क साहब के बाद इन्होंने दिया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इतनी ज्यादा पब्लिश हुई थी कि उसमें अबाउट 1859 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। बिल्कुल क्रांति आ गई थी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गॉड को चैलेंज कर दिया था कि गॉड और नहीं होता, सब धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ है। बाद में इन पे हाँ, इनकी थ्योरीज पे बहुत ज्यादा काम इनके मरने के बाद हुआ है। ठीक है, जस्ट लाइक द कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक चरणवाद। ठीक है, हिंदी के साथ मैं बोल रहा हूँ, इनकी थ्योरी को हम प्राकृतिक चरणवाद बोलते हैं। ठीक है, His theory is based on the following principles. इनकी जो थ्योरी थी वो निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती थी। ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब था जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, बहुत ज्यादा संतानोत्पत्ति की कर सकता है, परंतु कितने उसमें से बचेंगे उसको नेचर तय करती है। जैसे मान लीजिए मछली है, वो हजारों लाखों अंडे देती है, पर क्या वो लाखों लाखों अंडे बच जाते हैं? नहीं बचते हैं, वो मर जाते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन की क्षमता हमको दे रखी है, पर वो नेचर डिपेंड करेगी कि उसमें से कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे। दूसरा था द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करेंगे किसके लिए? मेट के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। मतलब वो अपने साथी के लिए, भोजन के लिए, और कह सकते हैं कि अपने आवास के लिए वो आपस में झगड़ेंगे। ठीक है, और जो स्ट्रगल में जो टॉप पे रहेगा वही ऑर्गेनिज्म केवल रह पाएगा, और बाकी के धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म वो गायब होते रहेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि किसी भी स्पीसीज में, जैसे मान ह्यूमन बींग्स है या फिर गाय के स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज में टॉप पे वही रहेगा जो अपने आप को टॉप पे सिद्ध कर सकता है, जो सबसे योग्य होगा। इसको हिंदी बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। जो सबसे टॉप पे होगा, या जो अपने आप को इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या जिस इन्वायरमेंट में वो मिलता होगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, तभी वो इस दुनिया में रह पाएगा, अदरवाइज वो गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि क्लास में है, क्या सारे बच्चे टॉप आते? नहीं, एक बच्चा टॉप आएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कि मान लीजिए सपोज करिए कि दो ही रोटी है हमारे पास, दो रोटी है और पूरे कमरे में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, अब पूरे कमरे को तो रोटी खिला नहीं सकते, पूरे कमरे में सपोज 10 लोग हैं, सबको तुम रोटी खिला नहीं सकते, तो रोटी को अगर हम इन लोगों को फेंक देंगे, लो भैया जिसको लेना हो ले लो, तो इसमें जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे लंबा होगा, जो फिटेस्ट होगा, वो उस रोटी को छीन के खा लेगा, और बाकी लोग क्या होंगे? धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। सेम इसी प्रिंसिपल पर हमारा द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गायब था, डिपेंड था कि जो सबसे फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, जो अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकेगा, वही ऑर्गेनिज्म केवल जिंदा रहेगा। नेक्स्ट बोलता वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, कि उनमें धीरे धीरे वेरिएशंस होंगे, चेंजेस आएंगे, और फिर वही उनकी आने वाले जैसे मान लीजिए सबसे ताकतवर व्यक्ति था, उसके जीन जो होंगे वो उसके बच्चों में जाएंगे, फिर वो उसी टाइप के लोग ज्यादा पैदा होते रहेंगे। सेम उन्होंने इसी का वेरिएशंस दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है उत्परिवर्तनवाद। ये सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज गिवन द म्यूटेशन थ्योरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? तो आप बोलेंगे ह्यूगो डिवरीज। ये एक डच साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरीज, डच हॉलैंड के थे, एक डच साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिवरीज। उन्होंने अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी, और इन्होंने ये कहा था न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंस ऑफ अल्टरनेशन इन देयर डिफाइनिंग जीन्स। कि जो एक बैग, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में जो एक बैग चेंजेस आते हैं, इसके चलते ही वो अपने पुराने स्पीसीज से, या पुराने कह सकते हैं कि हाँ पुराने स्पीसीज से जो अलग हो जाता है, सडन चेंज आ जाते हैं, वही हमारा उत्परिवर्तन है या म्यूटेशन थ्योरी। आपको बस इतना याद रखना है कि हु हैज गिवन द म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। तो चलते चलते हमारा एक सेगमेंट है चलते चलते, इसमें मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो सर्च करिए, फिर भी अगर नहीं आता है तो अगली क्लास का वेट करिए, वहां मैं इसका पक्का आपको इसका आंसर बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन था वो IAS प्री में 2009 में पूछा गया है। मैं फिर से इंग्लिश में समझा देता हूँ। जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? मीन्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुआ है,
तो इनमें से कौन सा सही, जैसे मान लीजिए ऑक्टोपस पहले आया कि पहले डॉल्फिन आया कि पहले शार्क आया, या सैलमेंडर ये मछली के प्रोसेस, ये मछली की एक स्पीसीज है, या अजगर आया, कंगारू आया। इसी तरह आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं आएगा तो सर्च करेगा, सर्च भी नहीं कर पाते तो फिर मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर कुछ लंबे हो रहे हैं बट इनको आप पूरा का पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और इसको पढ़ते रहिए। फिर भी अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो प्लीज उनको हमें बताइए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक यू इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।